नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 35वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। राय साहब का सितारा बुलंद था। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, मुकदमा भी जीत गए और चुनाव भी जीत गए। एक और अच्छी बात यह हुई कि राजा सूर्य प्रताप सिंह अपनी लड़की की शादी राय साहब के बेटे से करवाना चाहते हैं। राय साहब के पैर मानो जमीन पर नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे रुद्रपाल सिंह को इस रिश्ते की बात कही तो रुद्र इस शादी से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वह मिस मालती की बहन सरोज से शादी करना चाहता है। इस संबंध में राय साहब मेहता से सलाह मांगते हैं, पर मेहता भी रुद्र के पक्ष में बातें करते हैं। इस संबंध में जो बातचीत होती है उससे राजा साहब भी राय साहब से नाराज हो जाते हैं। साथ ही मिस्टर तनखा भी राय साहब को दगा कर बैठते हैं और इस बीच में रुद्रपाल सरोज से शादी करके इंग्लैंड चला जाता है। आप सुनते हैं आगे की कहानी। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि अपने ही बेटे ने दगा की। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। मगर अभी शायद उनके दुखों का प्याला न भरा था। जो कुछ कसर थी वह लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजबान थी। बाप ने जिसके साथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई, लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अय्याश भी थे और शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी। पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती थी। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, पढ़ा लिखा भी था, मगर बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींगे मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण। गांव की नीच जाति की बहु बेटियों पर डोरे डाला करता। सोहबत भी नीचों की थी, जिनकी खुशामदों ने उन्हें और भी खुशामद पसंद बना दिया था। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी थी। वह जनाना क्लब में आने जाने लगी थी। वहां कितनी ही उच्च शिक्षित कुल की महिलाएं आती थीं। उनमें वोट और अधिकार और स्वाधीनता और नारी जागृति की खूब चर्चा होती थी, जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। अधिकतर वही देवियां थीं जिनकी अपने पुरुषों से न पटती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुरानी मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां भी थीं जो डिग्री ले चुकी थीं और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थी। उन्हीं में एक मिस सुल्तान थी जो विलायत से बारट लॉ होकर आई थी और यहाँ पर्दा नशीन महिलाओं को कानूनी सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हीं की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वह अब उसके घर में रहना न चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी को जरूरत न थी। मैके में वह बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वह दिग्विजय सिंह के मुंह में कालिख लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरसक चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत नहीं देखना चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता रहा। वह अलग एक कोठरी में रहती और समिष्टवादी आंदोलन में प्रमुख भाग लेती, पर वह जलन शांत न होती थी। एक दिन वह क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची। शोहदे जमा थे और वैश्या का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिशाचों की तरह इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा कर लोग इधर उधर भागने लगे। उसके तेज के सामने वह नीचे शोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उन पर सड़ासड़ हंटर जमाने शुरू किए और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। वैश्या अभी तक कोने में दुबकी हुई खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी हंटर तान कर जमाना ही चाहती थी कि वैश्या उसके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आज आप मेरी जान बख्श दें। मैं यहाँ फिर कभी ना आऊंगी। मैं निरपराध हूं। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, हाँ, तू निरपराध है। जानती है ना मैं कौन हूं। चली जा यहां से, अब कभी यहां मत आना। हम स्त्रियां भोग विलास की चीजें हैं, तेरा इसमें कोई दोष नहीं। वैश्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा नाम सुनती थी वैसा ही पाया।
सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय है? आप जो समझे महारानी जी। नहीं, तुम बताओ। वैश्या के प्राण नखों में समा गए। कहां से कहां आशीर्वाद देने चली। जान बच गई थी, चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार हो गई। अब कैसे जान बचे? डरती डरती बोली। हुजूर का इकबाल बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई। हाँ हाँ ठीक है। वह आकर अपनी कार में बैठी, हाकिम जिला के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवॉल्वर लिए उसकी ताक में फिरा करते और वह भी अपनी प्राण रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती। राय साहब ने जो सुख का स्वर्ग बनाया था उसे अपनी ही जिंदगी में ध्वस्त होते देख रहे थे और अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी होती जाती थी। अब तक अभिलाषाओं से जीवन के लिए प्रेरणा मिलती रहती थी। उधर का रास्ता बंद हो जाने पर उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से बढ़कर कहीं सत्य था। जिस नई जायदाद के आसरे कर्ज लिए थे, वह जायदाद कर्ज की पुरौते किए बिना ही हाथ से निकल गई और वह बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से जरूर अच्छी रकम मिलती थी, मगर वह सारी की सारी उस मर्यादा का पालन करने में ही उड़ जाती थी और राय साहब को अपने राजसी ठाट बाट निभाने के लिए वही आसामियों का इजाफा और बेदखली और नजराना करना और लेना पड़ता था, जिससे उन्हें घृणा थी। वह प्रजा को कष्ट न देना चाहते थे। उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। मुश्किल यह थी कि उपासना और भक्ति में भी उन्हें शांति न मिलती थी। वह मोह को छोड़ना चाहते थे, पर मोह उन्हें छोड़ता न था और इसी खींचतान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता था। और जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती? निरोग रहने का सब उपाय करने के बाद भी एक न एक बाधा गले पड़ी ही रहती। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते थे, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फुलके थे। अपने और भाइयों को देखते जो उनसे भी ज्यादा मकरूज, अपमानित और शोकग्रस्त थे, जिनके भोग विलास में ठाट बाट की किसी तरह की कमी न थी। मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस की बात न थी। उनके मन में ऊंचे संस्कारों का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लज्जता और अत्याचार को वह तालुकेदार की शोभा और रौब दौब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट न कर सकते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी हार थी। मिर्जा खुर्शेद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें यह समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता? काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त थे, एक ग्रामीण बालिका ने उनकी तामीरदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बालक की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके भी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई। आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बार बार उनकी आंखों के सामने फिरा करती। काश उससे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना रस होता।
और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उनके संपूर्ण अंग को उसकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब वह प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तह तक पहुंच रही थी। मिर्जा साहब वसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोपड़े के बरामदे में 2 वीरांगनाओं के साथ बैठे कुछ बात कर रहे थे। मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूं। दोनों सुंदरियां मुस्कुराईं। मेहता कट गए। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकारते जाइए कि हाँ मिर्जा, बढ़े चलो पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की जरूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वो मुझ में होती तो मैं खुदा जाने क्या कर दिया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं, और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और भी बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न दी जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा न होगा। मिर्जा ने मूछें खड़ी की, और मैं कहता हूं कि वह महज रोटी का सवाल है। हाँ, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए एक कार और बंगले और खिदमतदारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीजें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में नजर आता है तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, माफ कीजिएगा मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वैश्याएं भी रहेंगी। अगर मंडली सफल भी हो जाए, हालांकि उसमें मुझे बहुत संदेह है, तो भी आप 10-5 औरतों से ज्यादा उसमें कभी न रख सकेंगे, और वो भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाट्य करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और यह भी मान लें कि वैश्याएं अपनी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएं, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़ी न चलाएंगे पत्तियां तोड़ने का कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई है। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर बड़ा दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब क्या वह अनर्थ होने दिया जाए, उसकी रोकथाम न की जाए? इन अबलाओं को मर्दों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजड़े में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून के होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और चाहे जिस तरह से अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जा जी को गम नहीं। शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करें, यह मिर्जा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशर्फियों पर कोई थूकने वाला भी न मिलेगा। क्या जिन दिनों शराब की दुकान की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पीकर दिल की आग न बुझाते थे?
मेहता ने मिर्जा जी की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहां वेश्याएं नहीं हैं, मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर ही देती है। मिर्जा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूं मेहरबान, जानता हूं। आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूं, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में लगभग एक सा ही है, मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। इसे कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमाकत करते थकते नहीं, न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल तो आप उनकी हालत देखेंगे तो आपको उन पर दया आ जाएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा, जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज्यादा से ज्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूं। हिमायत तो की है मिस मालती ने, कन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले न समाइएगा। इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है हमदर्दी। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो चला जाऊंगा, आपके साथ तो जहन्नुम में भी जाने में मुझे हर्ज नहीं। मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूं, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो मैं क्या पहुंचूंगा, आरजू मिन्नत कर रहा हूं, नीचे आ जाए तो अच्छा। आजकल तो मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी, खन्ना के पास जरूर जाइएगा। जी हाँ, जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि वह उन्हें खो न दे। कई महीनों से मालती उनके पास आई नहीं है, और जब वह विकल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता था, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्रायः 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए हैं उनका आना जाना बंद हो गया है। घर पर भी मुश्किल से मिलती हैं। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बचती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इतने दिनों से लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी कुशल न थे। सब मिलकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत ढेले की भी न होती थी। रोटी दाल खाने के सिवाय और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियां विदेश से महंगे दामों में मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर वह कुछ विरक्त से हो रहे थे, और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 के ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई आजकल सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। कब घी का कनस्तर मंगाया था उन्हें याद भी नहीं, और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई और उसने इनकी इस हालत को देखा तो उससे रहा न गया। बोली, तुम क्या आपकी जाड़ा यूं ही काट दोगे? वह आजकल पहनते तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे किसी आत्मीय से करती। मेहता ने झेपते हुए कहा,
क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं। मालती को अचरज हुआ। तुम 1,000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को पैसे नहीं, और मेरी आमदनी कभी 400 से ज्यादा न थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम करते क्या हो? मैं एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करता, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूंगा, सच कहता हूं। अब की यहां आए तो आदमी बनकर आना। यह तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी सही, तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई किए काम नहीं चलता। मगर वहां तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन सा मुंह लेकर, दिल में तड़प तड़प कर रह जाते। एक दिन एक नई विपत्ति आ गई। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने के बाद भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दी। मगर नोटिस रुपये गढ़ने का कोई जंतर तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपये न पहुंचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था कि मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज्यादा भलमानसी वह क्या कर सकता था कि 6 महीने बैठा रहता। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी किया और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा हुजूर को इत्तला दे दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में रुपए भी दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, अब यहां तक नौबत पहुंच गई? मुझे आश्चर्य होता है, तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिख लेते हो? मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं? मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। तो हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं रखता? जो कुछ पाता हूं वह सब दर्ज करता हूं। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा थोड़ी छोड़ेंगे। और जो कुछ खर्च करते हो वह? उनका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बोझ सा लगता है। और ये पोथे कैसे लिख डालते हो? उसमें तो कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूं। हर वक्त खर्च का खाता खोलकर तो नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूंगा। तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पर दे सकती हूं, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर यह भार ले लो तो कहना क्या, मुसलों ढोल बजाऊंगा। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास और सामान तो ज्यादा न था, मगर किताबें कई थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने पर उन्हें दुख तो जरूर हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा आहता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियां चाहे लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनके आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1,000 से ज्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें यह उससे नहीं सूझता था। सारा दोष उसी के सर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी के ऊपर अपना भार रखते जरा भी सकुचाते न थे। यह देखकर और भी झुंझलाहट होती थी कि इन दान लेने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।